Hello, good morning, Namaskar. Welcome to Daily Current Affairs of 24th March 2022. Today is Thursday. तो आज है तारीख 24 मार्च 2022 और देखते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसी के साथ वीडियो के एंड में एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ में इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप क्रैक यूपीएससी विद रोहन। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट करंट अफेयर्स इज प्रेसिडेंट पोल। तो अभी क्या हो रहा है, ये न्यूज़ में क्या है, तो एग्जैक्टली जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, तो उनका जो टर्म होगा वो जुलाई में एंड करने वाला है। टेन्योर जो होता है 5 साल का, तो अब नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो उनका जो इलेक्शन होता है उसे के लेकर एक बातचीत हो रही है न्यूज़ में कि अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे, और सभी इलेक्शंस की तैयारी हो रही है इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का भी वो भी इलेक्शंस होंगे। तो एक तो जानते हैं, एक तो इलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है। ये इलेक्शन प्रोसेस होती है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसके मेंबर्स होते हैं सभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो कुछ भी मेंबर्स होते हैं, एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं। साथ में उसमें यूनियन टेरिटरीज भी होती है। लेकिन या एक बात याद रखिए कि यूनियन टेरिटरीज के मेंबर सिर्फ वही होंगे जिस यूनियन टेरिटरीज में असेंबली है वो भी इलेक्टेड, मतलब दिल्ली एंड पुदुचेरी। एक बात एक न्यूज़ में और एक इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में 2018 में क्वेश्चन भी पूछा था कि ईच एमपी एंड एमएलए कैरीज अ वोट। तो देखते हैं उनका वोट कैसा होता है। एमपीज़ का वोट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 708 वोट्स की बराबर उनकी वैल्यू होती है। और वैल्यू ऑफ एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनकी वोट डिटरमाइन किया जाता है उनके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एमपी का वोट का वैल्यू जो होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन एमएलएज का वोट का वैल्यू होता है वो वैरी करता है स्टेट से स्टेट के, क्योंकि हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है। उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन अलग है, गोवा का पॉपुलेशन अलग है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसी के ऊपर हमने आज का अपना थंबनेल बनाया। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रशिया ने हाल फिलहाल में बोला है कि उन्होंने रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते हाइपरसोनिक वेपन का यूज़ किया है, किंजल एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इसके थ्रू। उसके बारे में भी आगे जानते हैं एग्जैक्टली क्या व्हाट इज़ दैट किंजल करके। तो हाइपरसोनिक वेपन उन्होंने यूज़ किया है टू डिस्ट्रॉय एन अंडरग्राउंड वेपन्स डिपो इन वेस्टर्न यूक्रेन। ये हाइपरसोनिक वेपन अब न्यूज़ में किए हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। आप इसको जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं, डिफेंस के सेक्टर से। अब हाइपरसोनिक वेपन्स, अगर आपने हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हाइपरसोनिक वेपन्स। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो सेक्शन आता है वहाँ पर मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो हाइपरसोनिक वेपन्स मतलब वो सारे वेपन्स जिसका स्पीड जो होता है वो मैक 5 से ज़्यादा होता है। अब मैक मतलब क्या होता है कि जो डिफेंस के ये सब मिसाइल्स वगैरह ये वेपन्स होते हैं, इनका स्पीड मैक में काउंट किया जाता है। साउंड ऑफ स्पीड जो होता है वो मैक 1 के बराबर होता है। और अब मैक 5 मतलब साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो ये साउंड का स्पीड है मैक 1, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं मैक 5 मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड। ये सब वेपन्स जो होते हैं ये इतनी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है कि ये कोई रडार में या फिर कोई भी डिटेक्टिंग मशीन के उसमें भी नहीं आते, वो उनको भी बहुत चैलेंजिंग बना देता है। अभी रशिया के थोड़े हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में देखते हैं। तो रशिया ने अभी जो किंजल एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है डैगर करके, ये नाम याद आपको रखना है। डैगर करके ये एक रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और उसका पेलोड जो होता है, जो मतलब उसके साथ कितने कैपेसिटी की वो किलोग्राम का न्यूक्लियर मटेरियल वो कैरी कर सकता है, तो वो है 480 किलोमीटर्स तक, 480 किलोग्राम का।
और रशिया ने अनाउंस किया कि ये सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी उसने लॉन्च की गई है फ्रॉम एक सबमरीन से उसने लॉन्च किए और उसका टारगेट जो है 350 किलोमीटर्स अवे है। देन चाइना के बारे में बोलते तो अभी 1 महीने पहले चाइना भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्टिंग से न्यूज़ में था। तो उन्होंने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल उसको टेस्ट किया था और एक ताज्जुब की बात देखिए कि उस मिसाइल ने अपने टारगेट को पहुंचने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था बहुत ही कम समय में। इतना ज़्यादा उस मिसाइल का स्पीड होता है हाइपरसोनिक मिसाइल का। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया का वो अगर एक मिसाइल चक्कर लगा सकती है तो कितना स्पीड होगा उसका। देन चाइना ने ऑन द अदर हैंड एक डिनाई भी किया है कि उन्होंने बोला हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। यूएस के बारे में देखते हैं, बहुत सारे दशकों से डेकेड से यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्टिंग करता आ रहा है। प्रोजेक्ट बम्पर करके उसका एक 2 स्टेज रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया था 1949 में। उसका स्पीड 6.7 तक पहुंचा था। फिर यूएस ने उसके पास हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स भी 6 हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स उसने लॉन्च किए थे, डिवाइडेड अमंग एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी बहुत सारा अपना एफर्ट डाल रहा है हाइपरसोनिक के उसके कॉन्टेक्स्ट में। उसने करीब अप्रोक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स कैपेबल उसने टेस्टिंग किए और मैक 13 तक पहुंचने की ये सब टेस्टिंग वगैरह साइंस एंड टेक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी इंडिया कर रहा है। एंड इंडिया का एक प्रोग्राम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम। तो इंडिया उसके कॉन्टेक्स्ट में अपना इंडिजिनियस कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है और उसने एक सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था मैक 6 का स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी 19 एंड 2020 में। और इसी को चलते रशिया और जब इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जब बात आती है तो हम ब्रह्मोस मिसाइल को कैसे भूल सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और उसको हाइपरसोनिक वर्जन में डेवलप भी किया गया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो अभी एक न्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं हर बार जो करंट अफेयर्स आता है तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा कि एग्जैक्टली ये यूपीएससी में कौन से पेपर में और पेपर में कौन से टॉपिक से रिलेट कर सकता है। ये तो आप अभी मैं बताऊँगा। ये जो करंट अफेयर्स है नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, तो ये जीएस पेपर 3 से आप रिलेट कर सकते हैं और उसमें भी टॉपिक है कि कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप डेफिनेटली उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिसेंटली रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ बायोमास को फायरिंग। जो पिछले कुछ मतलब 4-5 महीनों में जो बायोमास को लेकर न्यू अमेंडमेंट आए थे थर्मल पावर प्लांट्स को लेके, तो उसका एग्जैक्टली रिव्यू क्या है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या वो सही से ढंग से वर्क कर रहे हैं, ये सब उन्होंने रिव्यू किया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। और उनके कुछ रिपोर्ट से कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही है कि एक तो हम पहले बैकग्राउंड में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। इन May 2021 टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू फार्म स्टबल बर्निंग एंड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ थर्मल पावर जनरेशन, Ministry of Power decided to set up national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants। तो क्या होता था कि जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली साइड के, पंजाब ये सब एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है और ग्रेन्स मतलब फसल उगाई तो जो बचा खुचा रेसिड्यू होता है वो फार्मर्स अगली जब सोविंग का सीज़न आता है तो पिछले वाले को जलाना पड़ता है। उसकी राख भी एग्रीकल्चर की सॉइल के लिए प्रोडक्टिव होती है, लेकिन उसका एक बुरा इम्पैक्ट है कि जो वो जलाया हुआ घास वगैरह होता है तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है और दिल्ली में पोल्यूशन होने की यही खास वजह है। तो इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला था कि आप वो जो आप जला रहे उसको आप खेत में मत जलाइए, उसको हमें दीजिए, हम उसको थर्मल पावर प्लांट में जलाते और कोल का हमारा थोड़ा कंजम्पशन भी कम होगा, हमारे पैसे बच जाएंगे। तो ऐसा अमेंडमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। तभी इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, डेफिनेटली टू इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल्स टू हैव अ लार्जर शेयर ऑफ कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन।
और टू टेक अप R&D एक्टिविटी इन बॉयलर डिज़ाइन टू हैंडल द हायर अमाउंट ऑफ सिलिका अल्कलीज इन द बायोमास पेलेट्स। इससे और भी एग्रो रेसिड्यू जो होगा उसमें भी सप्लाई चेन्स में बायोमास पेलेट्स एंड एग्रो रेसिड्यू जो कुछ भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फार्मर्स को भी थोड़ा इनकम मिलेगा। वो अपना जो फ्री में जलाते थे वो पावर प्लांट्स को देंगे, उनको भी पैसा मिलेगा। फिर रेगुलेटरी इश्यूज़ टू कंसिडर। अभी पहले भी बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ होते थे। कोल को किसी मतलब कोल इंडिया लिमिटेड से ख़रीदना, फिर उसको जलाना, ये सब जो रेगुलेटरी इश्यूज़ थे वो भी अब कम हो जाएंगे। तो देखते बायोमास को फायरिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो एक को फायर मतलब साथ में जलाना, को अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें। को मतलब इस शब्द का ही ये मीनिंग है कि को फायरिंग मतलब साथ में फायर करते। तो इसका मतलब होता है कि कॉन्करेंट ब्लेंडिंग एंड कंबशन ऑफ बायोमास मटेरियल्स विद अदर फ्यूल्स सच एज नेचुरल गैस एंड कोल विद इन बॉयलर। इससे क्या होता है कि एनर्जी जनरेशन होता है और इफ़िशियंसी बढ़ती है। जो सिग्निफिकेंटली जो इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट होती है उतना नहीं लगता है, कॉस्ट भी कम होती है। तो इसके बेनिफिट्स देखते हैं। ये यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को कम करता है। रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं तो उनका कंजप्शन कम करता है और ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को भी थोड़ा कम करने में उसका योगदान रहता है। इससे बहुत सारा कम पोल्यूशन निकलता है। CO2, अदर पोल्यूटेंट्स लाइक SOx, NOx, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इमिशंस भी इफेक्टिवली उसका रिडक्शन होता है। और को फायरिंग बायोमास विद कोल में रिकॉर्ड नो लॉस इन टोटल बॉयलर इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी भी वैसे बल्कि इफिशिएंसी बढ़ रही है। तो यही था इस करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज़ ट्रीटी ऑफ द हाई सीज। अब इसके बारे में बस इतना जानना ज़रूरी है कि ये तो एक आप GS पेपर 2 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें बस आपको याद रखना है कि ये ट्रीटी ऑफ हाई सीज है, इसका मेन मकसद क्या है और इसकी किसके अंडर आती है। तो पहला आपको बता दो कि ये अंडर आती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसके अंडर। और इसका मकसद क्या है, मकसद बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ हाई सीज क्या है। तो हाई सीज क्या है कि एक उसका दुनिया भर में 95% उसका वॉल्यूम है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन इज़ हाई सीज और वो 95% ऑफ अर्थ्स ऑक्यूपाइड हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, लेस दैन 1% ऑफ द हाई सीज आर प्रोटेक्टेड। कुछ भी प्रोटेक्शन उनको नहीं मिला है। तो इसी को लेकर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लोज करके, इसके अंडर आती है। और इसी को बचाने के लिए ट्रीटी ऑफ द हाई सीज उसको बोला जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब ये जो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है उसके 5 एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स फॉर द एक्टिविटीज़ टेकन अपॉन हाई सीज। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत बार न्यूज़ में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट का 1 साल का वो टाइम लेते हैं, टाइम पीरियड, और उसमें पूरा एक असेसमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी कितनी है, उसके आजू बाजू जो कुछ भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स हैं तो उसका उस बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम पर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब असेसमेंट्स होता है, इसको रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देन एनवायरनमेंट के रिलेटेड और भी ट्री के कार्बन एमिशंस का रिपोर्ट आता है। ये सब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स के ही एस्पेक्ट्स होते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका एक और एस्पेक्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और क्रॉस कटिंग इश्यूज सच एज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब ये 5 एस्पेक्ट्स इसके एग्रीमेंट के है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5th करंट अफेयर्स इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है, एक तो GS पेपर 2 टॉपिक जैसे कि इम्पॉर्टेंट बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसके आप रिलेट कर सकते हैं, मैकेनिज़म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में बॉडीज़ के। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स
ये एक पार्लियामेंट में एक विवाद चल रहा है कि उन्होंने बोला है कि ये NCST जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये डिसफंक्शनल हो गई। पिछले 4 साल से इसने कोई भी एक सिंगल रिपोर्ट तक नहीं पब्लिश किया, प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। तो अभी इस पेंडिंग रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या है, तो एक स्टडी हुआ था कमीशन का, इम्पैक्ट ऑफ द इंदिरा सागर पोलावरम प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन और ए स्पेशल रिपोर्ट ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स बिकॉज ऑफ द रूरकेला स्टील प्लांट। ये जो दो एस्पेक्ट्स होते बोले इसने इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए उन्हें 4 साल लग रहे। तो इतना क्यों डिले हो रहा है इसको लेकर? वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इंदिरा सागर पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर आंध्र प्रदेश में, और फिर रूरकेला स्टील प्लांट को लेकर भी रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो कुछ भी डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स को लेकर इशू था, तो उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बात की गई है। बाकी इसके अपोजिशन MPs बोल रहे, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिसफंक्शनल हो गए, 4 साल से ये रिपोर्ट ही पब्लिश करता रहे। तो यही न्यूज़ में अब जानते हैं कि एग्जैक्टली ये बॉडी जो है इसमें ये क्यों चैलेंजेस फेस कर रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो फर्स्ट इज़ मैन पावर एंड बजटरी शॉर्टेज। अगर पैसा ही नहीं है, लोग ही काम करने के लिए नहीं है, तो वो ग्राउंड लेवल का डेटा जो फील्ड डेटा होता है वो मिनिस्ट्री तक कैसे पहुंचेगा, कैसे बॉडी तक पहुंचेगा, तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट नहीं बना पाएगी। लेस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एज द एलिजिबिलिटी बार इज सेट टू हाई। अब एक बात इसमें यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कुछ भी उसके मेंबर्स होते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी जो होते हैं बार, तो वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कम एप्लीकेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। एंड इट्स रेट ऑफ पेंडेंसी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड केसेस दैट इट रिसीव्स इज, मतलब जो कंप्लेंट्स वगैरह इसको आती है तो उसमें भी पेंडेंसी वगैरह, ये तो हर बॉडी में हर सेक्शन में, आप गवर्नमेंट का कोई भी सेक्शन लो तो पेंडेंसी तो है ही, सबसे ज़्यादा तो जुडिशरी में। तो अभी एक प्रीवियस ईयर MCQ का थोड़ा डिस्कशन करते हैं, एक MCQ का। तो 2020 का एक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट था VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स 375 to 780 nm. VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. और ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, UPSC ने जानबूझकर क्वेश्चन सेट किया था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में अगर नंबर आ जाए तो वो UPSC नंबर हमेशा गलत देता है। यही सोच के लोगों ने ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को गलत कर दिया और 2, 3, 4 ऐसा ऑप्शन डी मार्क कर दिया, लेकिन ये सरासर गलत था। उसने हिंट UPSC ने क्या दिए, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। विजिबल मतलब दिखाई देने वाला, तो ये हुआ शॉर्ट रेंज। और स्टेटमेंट बी में देखिए कि उसने बोला है कि VLC इज़ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसका उसने बस लॉन्ग, जो शॉर्ट असल में ओरिजिनल है उसको लॉन्ग कर दिया, इतना ही छोटा चेंज था। और बात रही जब नंबर की, UPSC हमेशा नंबर गलत देता है, वो तो बात सही है, लेकिन आप देखिए स्टेटमेंट 1 में वो नंबर नहीं है, वो एक रेंज है 375 to 780। अगर UPSC ने बोला होता है VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 nm, देन वो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने रेंज दी है, रेंज में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 375 से लेके 780 तक नंबर आते हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड रॉन्ग जैसे ही हो जाता है तो A, B और D गलत हो जाता है और 1, 3, 4 करेक्ट। तो बस इतना ही है इसमें, ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक करने। फिर 3 और 4 तो आपको फिर एग्जैक्टली जो 4 स्टेटमेंट होते हैं उसमें सिर्फ आपको एक पकड़ना है हिंट को लेके। ऐसे ही आप कितना भी न्यूज़पेपर ये सब पढ़ लो, तो करंट अफेयर्स अगर आप नहीं अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर स्टेटमेंट में 100 के 100 MCQ में मैं तो बोलूँगा कि करंट अफेयर्स का इन्फ्लुएंस UPSC में।
तो इसी के साथ एंड करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट में आपको बताना है कि एग्जैक्टली अभी आपकी क्या क्वेरीज, फीडबैक, वॉइस को लेकर और आपको क्या चाहिए, ये सब आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच। मेक योर डे प्रोडक्टिव।